Welcome all the viewers to this question and answer series। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो भी आप लोग का प्रश्न आता है YouTube के माध्यम से, वो सभी प्रश्नों का उत्तर देने की अलग से व्यवस्था की गई है, जिसको प्रश्नोत्तरी के रूप में आप चैनल पर पाएंगे। सर्च करेंगे तो खोजेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, लैंड लॉ क्वेश्चन एंड आंसर, या हिंदी में विधि विधान प्रश्नोत्तरी के रूप में आप पाएंगे। तो 3 सप्ताह का लगभग गैप हो गया है और बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, इसलिए आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहूँगा। तो क्रमवार लेते हैं। जो सबसे पुराना प्रश्न है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका है, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पुराना, दमदार अली। अभी दमदार अली कहाँ से प्रश्न करते हैं ये उन्होंने नहीं लिखा है, और क्या करते हैं ये भी नहीं लिखा है। जबकि मेरा आप लोगों से बराबर अनुरोध रहा है कि आप अपना स्थान और पेशा जरूर लिखें। इससे हम समझ सकते हैं कि आपका प्रश्न का उत्तर हमको किस प्रकार देना है कि आप उसको समझ जाएं और उससे आप लाभ उठा सकें, या जिस उद्देश्य के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। इसलिए फिर आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जब भी प्रश्न करें तो अपना नाम, अवस्थान और व्यवसाय क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं और ख़ास करके अगर लॉ का स्टूडेंट है या आप अधिवक्ता हैं तो ज़रूर लिखें, ताकि हम और कानून की बारीक बात को भी समझा सकें। बाकी वैसे लोग जो आम जनता हैं, साधारण पढ़े लिखे हैं, तो उनको साधारण भाषा में बताई जाती है। और अगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो विधि व्यवसायी नहीं है या न्यायिक पदाधिकारी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो समझाने पर टेक्निकल बात को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो लॉ में बहुत सी बातें बहुत टेक्निकल होती है, तो सब लोग को समझाना आसान नहीं होता है, और आसान तरीके से समझाना मेरा काम है। तो दमदार अली ने कोई प्रश्न नहीं किया है, इन्होंने लिखा है YouTube पर ही जो प्रश्न किया है कि हम लोग बहुत ज़माने से शहर में रहते हैं, शहर के रहने के कारण यहाँ पर जो कागजात म्युनिसिपल एक्ट में बनते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए एक अलग से लेक्चर म्युनिसिपल एक्ट पर बनाया जाए। ठीक है, आपका जो प्रश्न से ज़्यादा इसको हम सुझाव ही मानेंगे या अनुरोध मानेंगे। आपका अनुरोध या सुझाव स्वीकार्य है। आप चैनल को फॉलो करते रहें। जैसा कि हमने सूचित किया था कि ये श्रृंखला तब तक चलते रहेगी जब तक लैंड लॉ का जितना भी मुख्य कानून बिहार में है, जिससे रोज़ बरोज आदमी को ज़रूरत पड़ता है, जिसके पास ज़मीन जायदाद है, उसको समाप्त करके ही दूसरा विषय हम प्रारंभ करेंगे। तो म्युनिसिपल लॉ में भी लैंड से संबंधित बातें हैं, तो जो लैंड से संबंधित बातें हैं म्युनिसिपल लॉ में, उस पर लेक्चर अलग से आएगा जब म्युनिसिपल एक्ट को, क्योंकि आप जो धारावाहिक देख रहे हैं, हमने पहले लैंड लॉ का हिस्ट्री बताया, उसी क्रम में सर्वे के बारे में बताया, फिर बीटी एक्ट को, पूरा बीटी एक्ट के बारे में बताया। बीटी एक्ट समाप्त हो गया तो अभी आपका म्यूटेशन एक्ट के बारे में चल रहा है, 2 लेक्चर आ गया, फिर अभी उसमें और लेक्चर आएगा। तो इसी तरह से अलग अलग एक्ट का आपको आते रहेगा। तो म्युनिसिपल एक्ट का भी आएगा, और चूँकि म्युनिसिपल एक्ट के तहत म्यूनिसपैलिटी के अंतर्गत, माने म्यूनिसिपल क्षेत्र के अंतर्गत जो ज़मीन, दोनों प्रकार की ज़मीनें पाई जाती है। म्यूनिसिपल क्षेत्र के अंतर्गत अभी भी कृषि की भूमि पाई जाती है, उसके बाद हाट बाज़ार, दुकान, ये सब पाया जाता है, गोला, फैक्ट्री, ये सब पाया जाता है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तरह तरह का, और रहायशी मकान, रहने वाला मकान, निवास स्थान। तो ये सब से संबंधित क्या कानून है और उसमें क्या प्रावधान है, ये सब उसमें चर्चा में आएगा। इसलिए आप इंतजार करें और बराबर लेक्चर जो नया आता है
अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको सुनते रहिए, देखते रहिए। अब एक रंजीत कुमार ने प्रश्न किया है। रंजीत कुमार ने भी अपना स्थान और व्यवसाय नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न है कि बकास भूमि का रजिस्ट्री करना चाहिए कि नहीं। और दूसरा प्रश्न है इनका, दो अलग अलग समय में किया था, कि रजिस्टर एक क्या है। जहाँ तक हमको स्मरण है इनके प्रश्न का मैंने उत्तर पहले भी दिया था, फिर भी अगर वो तक नहीं पहुँचा है तो आज मैं ये दोबारा इसका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बकास्त भूमि के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया था DCLR के प्रश्न के आधार पर, और बकास्त के ऊपर 6 या 7 लेक्चर है, जो BT एक्ट का लेक्चर शुरू होने के पहले, फिर BT एक्ट का जब लेक्चर आया उसमें भी बकास्त के बारे में चर्चा है। तो अगर आप विस्तृत जानकारी, आप जीनियस हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप इच्छुक हैं जानने के लिए, तो आप वो सब लेक्चर खोजिए, तब जानिएगा। ऐसे पुराना लेक्चर भी है, उसमें हिस्ट्री ऑफ लैंड ऑफ बिहार 2 घंटा 40 मिनट का है, जो अंग्रेजी में है। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसका बकास्त के ऊपर 6-7 लेक्चर या 8 लेक्चर है, वो अलग से है, वो भी देख सकते हैं। और फिर BT एक्ट का जब आया और बंगाल सर्वे एक्ट के बारे में आया, तो उस क्रम में भी BT एक्ट में भी बकास्त के बारे में कई लेक्चर में चर्चा आया। तो आपका ज्ञान वर्धन होगा। और अभी आपका प्रश्न उत्तर सीधा यही है कि बकास्त, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि बकास्त का रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। बकास्त अगर आप समझ गए तो जो बकास्त जमीन जमींदारी के समय मालिक का, यानी कि जमींदार का था, तो उसको पूरा राइट था उसको बेचने का, बंदोबस्त करने का। अब जमींदारी ख़त्म हो गई तो अब बकास, आज के तारीख में तो कोई बकास ज़मीन है, तो आज अगर ज़मींदार का ही कब्जा है या उसके बाल बच्चे का कब्जा है तो ज़मींदार को बेचने का राइट है। अगर ज़मींदार ने किसी को बंदोबस्त कर दिया तो जो आदमी बंदोबस्तदार था उसका उससे आप लिखा सकते हैं या उसके बाल बच्चा से लिखा सकते हैं। तो रजिस्ट्री कराने में रोक नहीं है। ये सब सवाल इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं कि कहीं कहीं निबंधन कार्यालय में ऐसा बताया जाता है, या जहानाबाद का एक पत्र भी हमने DCLR के प्रश्न के उत्तर में दिखाया था कि लोग पत्र के आधार पर कि इसमें रोक लगा हुआ है, गर्मजुआ मालिक, गर्मजुआ आम, बकास्त पर रजिस्ट्री नहीं हो सकता। ये भ्रम है सरकारी पदाधिकारियों के बीच में, और जो निबंधन पदाधिकारी हैं वो निम्न पदाधिकारी हैं। अगर उच्च पदाधिकारी का कोई आदेश, निर्देश या पत्र चला गया तो वो नहीं करेंगे। तो जब अगर आपको बकास ज़मीन का रजिस्ट्री कराना है तो पहले ये देखना चाहिए कि ये बकास ज़मीन कौन ज़मींदार का था। ज़मींदारी जाने के पहले ज़मींदार ने उस बकास भूमि को क्या किया, किसको दिया और किस प्रकार दिया, और आज के तारीख में किस व्यक्ति के पास वो भूमि है, और उसके पास हकीयत का यानी टाइटल का कौन सा कागज़ है, और रसीद है कि नहीं, उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। तो अगर उसके पास बकास भूमि का कोई बंदोबस्ती का कागज़ है, केवाला है, रसीद है, म्यूटेशन का कागज़ है, कब्जा है, तो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई गलत नहीं है, और आपको कुछ नहीं होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि रजिस्टर 1 क्या होता है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 तो सब लोग जानते हैं, उस पर पहले भी बता चुके हैं। और म्यूटेशन वाला जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिए थे तो उसमें भी हम बता चुके हैं। इसलिए रंजीत कुमार जी, आप मेरा म्यूटेशन वाला, अभी तो तीसरा ही लेक्चर आया है म्यूटेशन पर, लेक्चर नंबर 35, 36, 37, 3 लेक्चर होगा, आप देखिएगा उसमें। तो उसके बारे में उसमें बताया हुआ है रजिस्टर 1 के बारे में, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। रजिस्टर 1 खतियान होता है। ये खतियान जो पहले खतियान बना सर्वे के दौरान, कैटेस्टर सर्वे के दौरान या रिविजनल सर्वे के दौरान जो खतियान बना, या चकबंदी के दौरान जो खतियान बना, वो सब खतियान को फिर अंचल कार्यालय में एक रजिस्टर में उतारा जाता है। उसका फॉर्म बनाया हुआ है, वो फॉर्म नंबर 1 है, उसी को कंटिन्यूअस खतियान बोलते हैं। वो अंचलाधिकारी के यहाँ रहता है। ये ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल से ये उतार करके बनाया जाता है, उसका फॉर्म नंबर 1 है। फॉर्म नंबर 1 में कॉलम बना हुआ है, रैयत का नाम, उसका पता, उसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, अराजी वगैरह, ये सब उसका जिक्र जो खतियान में रहता है, उसी तरह का वो भी कॉलम बना हुआ है।
और जब उसमें कोई खरीद बिक्री हो गया, कोई मर गया, उसका उत्तराधिकारी आ गया, तो जैसे म्यूटेशन का आदेश होता है अलग रिकॉर्ड में, तो खतियान में भी जो अंचल अधिकारी के पास आता है, म्यूटेशन करने का दिशा निर्देश कानून के द्वारा दिया हुआ है अंचलाधिकारी को। अंचलाधिकारी करते हैं या नहीं करते हैं, कहीं करता है कहीं नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है। म्यूटेशन हो गया, रिकॉर्ड में आ गया और रसीद में आ गया, उसका नकल ले लिया, काम आगे चल जाता है। उस रजिस्टर में और सभी म्यूटेशन का एंट्री वहाँ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर खतियान में पहले से किसी का नाम है और वो व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति खरीद लिया या उसका वारिस के रूप में उसको आ गया, तब वो व्यक्ति का म्यूटेशन अलाउ होता है। अलाउ होने के बाद तब उस व्यक्ति का नाम उस खतियान से हट जाएगा। अब उसके पास उतना नहीं रहा, मान लीजिए उसके खतियान में 10 बीघा ज़मीन था और 1 बीघा बेच दिया, तो जो ज़मीन बिक गया उसके अप टू डेट करने के लिए उसको, तो ये ड्यूटी है कि उस खतियान को भी ये अंचलाधिकारी अप टू डेट करते रहे। उसमें रैयत का कोई ड्यूटी नहीं है, रैयत को उसके लिए एप्लीकेशन देना नहीं पड़ता। आप अपना म्यूटेशन के लिए आवेदन देंगे, जब म्यूटेशन आपका स्वीकृत हो जाएगा उसके आधार पर उसके किरानी का काम है और अंचलाधिकारी का काम है देखना कि खतियान में अप टू डेट एंट्री हो रहा है कि नहीं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसके बाद के क्रम में आता है प्रश्न जयनंदन यादव का। ये भी कहाँ से लिखते हैं और क्या करते हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने प्रति कदीम और प्रति जदीद 2 शब्द के बारे में जानना चाहा है। तो प्रति का माने है जिसमें खेती नहीं होता है ना, और अगर 3 साल से ज़्यादा से प्रति है तो उसको कदीम बोलते हैं, यानी कि पुराना। और अगर जदीद है तो इसका माने 3 साल के अंदर वो प्रति है। तो सर्वे खतियान बनाने समय लोग अगर पूछताछ करते थे कि ज़मीन प्रति है कितना दिन से, कोई बता दिया तो उसी अंदाज से वो लोग उसमें प्रति, किसी में लिख देंगे प्रति कदीम, किसी में लिख देंगे प्रति जदीद, नया पुराना, यानी कि प्रति पुराना और प्रति नया। इस आपके प्रश्न का जवाब हो गया। उसके बाद प्रश्न आता है विकास कुमार अरवल से। ये विद्यार्थी हैं, विधि विद्यार्थी हैं, किस क्लास के विद्यार्थी इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न बहुत छोटा है। उन्होंने लिखा है कि जमींदार की जमींदारी जब गई, यानी कि जब जमींदारी वेस्ट की तो जमींदार को कितना ज़मीन रखने का अधिकार था, तो उसका कोई लिमिट नहीं था, कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं था। जो जमींदार की अपनी ज़मीन थी चाहे तो पूरा रख सकता था, और उस समय कोई सीलिंग एक्ट था नहीं। बाद में ने लोग सीलिंग एक्ट से बचने के लिए इंतजाम करने लगे। सीलिंग एक्ट में नियम हो गया, सीलिंग का मतलब सीमा लग गया कि एक व्यक्ति इस तरह का भूमि रहेगा तो इतना भूमि धारित कर सकता है, रख सकता है। तो बाद में ये सब होने लगा। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, जमींदार लोग थे, कानून के ज्ञाता लोग थे, तो वो लोग जान रहे थे कि इस तरह का भूमि सुधार का बहुत तरह तरह का कानून आने वाला है। तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार के नाम से, अपने नौकर चाकर के नाम से, दोस्त के नाम से कुछ ज़मीन लिख देते थे, फर्जी के रूप में लिख देते थे या बंदोबस्त कर देते थे। लेकिन आपका सवाल का जवाब यही है कि 100 बीघा ज़मीन है तो 100 बीघा भी रख सकता है, 50 बीघा है तो 50 बीघा भी रखता है, यानी तो पूरे ज़मीन को किसी को बंदोबस्त कर सकता है, बेच सकता है। सारा अधिकार जो उसका अपना ज़मीन था ज़मींदार का, उस पर सारा अधिकार उसका था। अब एक संतोष कुमार हैं, अमीन हैं, खजौली मधुबनी से। इनका प्रश्न है कि ऑनलाइन म्यूटेशन रिजेक्ट करने का कितने कारण हो सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन के लिए कोई अलग कानून नहीं, एक व्यवस्था है। क्योंकि म्यूटेशन का जो कानून है, अभी म्यूटेशन का लेक्चर मेरा चल रहा है, और म्यूटेशन का लेक्चर आप फॉलो कीजिए तब सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और भी विशेष गहराई तक जाकर के हम बात बताएंगे जो सभी लोगों के काम का होगा। या तो आप नौकरी में हैं या अमीन के रूप में हैं, अंचल से जुड़े हुए हैं, या प्राइवेट अमीन हैं, या कोई स्टूडेंट है, या कोई खेतिहर किसान है, या कोई व्यवसायी है और ज़मीन उसके पास है, या कोई विधि व्यवसायी है, वकील है,
न्यायिक पदाधिकारी वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा, सबको वो ज्ञान मिलेगा और सबको जानकारी मिलेगी। म्यूटेशन को रिजेक्ट करने का कारण कहीं नहीं लिखा हुआ है। म्यूटेशन किस आधार पर होगा ये लिखा हुआ भी कानून में स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन म्यूटेशन से संबंधित बहुत सारे विवाद उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक गए हैं, और जिसमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का बहुत तरह का निर्णय आया है, उसके आधार पर एक जजों द्वारा निर्धारित गाइडलाइन, वो भी एक तरह का कानून माना जाता है, जिसको बोलते हैं जज मेड लॉ। उसके आधार पर हम लोग, वकील लोग, अपने मुवक्किल को राय देते हैं या कोर्ट में उसके हिसाब से बहस करते हैं, या कोई निम्न न्यायालय के वकील हों, अंचल कार्यालय में जाते हैं और बहस करते हैं, तो वो लोग भी वही सब पॉइंट उठाते हैं। तो रिजेक्ट करने का कोई कारण कानूनन स्पेसिफिक करके विशेष रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कब कब म्यूटेशन होगा ये लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर कोई उत्तराधिकारी है तो उसका म्यूटेशन होगा, कोई खरीदार है तो उसका म्यूटेशन होगा, किसी को गिफ्ट मिल गया है तो उसका म्यूटेशन होगा, किसी को तबादला से एक्सचेंज से हो गया तो उसका म्यूटेशन होगा, किसी को विल है, विल के बाद प्रोवेट हो गया तो उसका म्यूटेशन है, किसी को और दूसरे तरीके से मिला हो, जो और अलग अलग तरीका है देने का, जैसे असाइनमेंट है, ट्रस्ट है, लीज है, लाइसेंस है, बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सब आधार है। या लैंड एक्विजिशन के बारे में बता चुके हैं, अगर भूदान में किसी को मिला है, सरकार ने पर्चा काट दिया है, रईती पर्चा मिल गया, सीलिंग एक्ट के बाद रईती पर्चा मिल गया, रैयत को सीलिंग एक्ट में सरकार ले लिया ज़मीन और सरकार ने दे दिया, तो उस सबको अधिकार है म्यूटेशन का। अब म्यूटेशन रिजेक्ट करने का अमूमन दो ही कारण हो सकता है कि अगर आप ये सब जो आधार होना चाहिए म्यूटेशन का वो आपके पास नहीं है, यानी कि अगर राम का ज़मीन है और उस आप कहते हैं कि हम उनके ख़ानदान के हैं, राम के ख़ानदान के हैं, और आपका कुर्सीनामा नहीं मिलता है, वंशावली नहीं मिलता है, या आप उसका प्रमाण नहीं देते हैं, तो आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि उनके ख़ानदान के हैं और उनका नाम हुक्म इसमें है, खतियान में है, आप कहते हैं कि हम उनके दादा हमारे थे, हम उनके पोता हैं, कुर्सीनामा भी है, वो सब सही है, तो आपका उत्तराधिकार तो बनता है, लेकिन आपका कब्जा ही नहीं। तो कब्जा नहीं है तो कब्जा प्रमुख रूप से देखा जाता है, तो आपका नहीं हुआ। तो प्रश्न होगा किसका कब्जा है, तो जिस व्यक्ति का कब्जा है वो आपत्ति करेगा, और आपत्ति से अगर प्रमाणित हो गया कि उसी का कब्जा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कब्जा भी होना चाहिए और हकीयत भी होना चाहिए, माने टाइटल और पोजीशन होना चाहिए, तभी म्यूटेशन होता, ऐसे नहीं होता। अब उसके अलावा एक प्रश्न है मणि चक्रवर्ती। मणि चक्रवर्ती इन्होंने कहाँ से लिखा है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इनका कहना है, प्रश्न एक ही है इनका, हुक्मनामा 1944 का है, इसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मिलान करना चाहते हैं, और प्रश्न किया है कि कहाँ से मिलान होगा। देखिए, हुक्मनामा का मिलान करने के लिए रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और नहीं होता है, न कानून में ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए नहीं है। हुक्मनामा जब जमींदार देता था तो जमींदार खुद अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता था, वो रिकॉर्ड आज भी जमींदार के यहाँ है, और 70 साल गुजर गए तो जमींदार का कोई वंशज अगर उसको जोग करके रखने वाला हो, सुरक्षित रखने वाला हो, तो मिल सकता है उसके यहाँ, उसका अपना एंट्री रजिस्टर में करता था। और कहीं कहीं हुक्मनामा अधकट्टी में दिया जाता था, यानी कि आधा रैयत को दिया, आधा अपने पास रखता था। तो अलग अलग तरीका अपना अपना सुविधा के लिए जमींदार अपनाता था, उसके हिसाब से वो जमींदार के पास या उसके अभी जो वंशज हैं उनके पास अवेलेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सरकार के यहाँ कुछ नहीं जो आप मिलान कर सकते हैं। हाँ, अगर उसकी सत्यता को जांचना है तब आप ये पता कीजिए कि जिस जमींदार ने हुक्मनामा दिया है उस जमींदार ने अपना रिटर्न जमाबंदी दिया था कि नहीं, और रिटर्न जमाबंदी दिया था कि नहीं इसको पता लगाने के लिए ये देखना होगा कि जमींदार ने सरकार से जमींदारी उन्मूलन के एवज में मुआवजा लिया था कि नहीं। तो मुआवजा लेने के लिए उसको कंपनसेशन केस करना पड़ता था, यानी जैसे कि उसको नोटिस जाता था
गजट से कि आपका ले लिया गया जमींदारी, आप रिटर्न दीजिए, तो रिटर्न दिया तो कंपनसेशन केस नंबर उसके नाम से दर्ज हो जाता था और उसी में सारा व्यवस्था किया जाता था, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, महीने महीने मनी ऑर्डर जाएगा, साल में एक बार जाएगा या बॉन्ड मिलेगा, वो सब कंपनसेशन केस के रिकॉर्ड से पता चलेगा। तो आपको अगर देखना है कि उस जमींदार ने आपको जो हुक्मनामा दिया उसके बारे में आपको रैयत मान करके अपने रिटर्न जमाबंदी में आपका नाम दिया है कि नहीं दिया है, ये रिटर्न जमाबंदी से पता चल सकता है। इसलिए आप रिटर्न जमाबंदी खोजिए और उससे मिलान कीजिए, अगर है तो सही है। उसके बाद प्रश्न आता है अमन कुमार। अमन कुमार ने प्रश्न जो किया है उसमें अपना व्यवसाय और स्थान नहीं लिखा है, आगे से आप लिखेंगे ऐसा मेरा अनुरोध है। अमन कुमार जी के प्रश्न से लगता है या विधि विद्यार्थी हो या विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हो। इन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 के बारे में एक जनरल प्रश्न पूछा कि मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन करें तो पहले ये जान लीजिए कि सेक्शन 22 क्या है। सेक्शन 22 में प्रावधान बनाया गया है जिसको बोलते हैं हक सफा, फारसी शब्द है, और हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्व क्रय अधिकार, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब हुआ, जैसे कि बहुत लोग गांव में जानते हैं, जब लैंड सीलिंग एक्ट में धारा 16 के अंतर्गत अरिया रैयत यानी कि एडजॉइनिंग रैयत एक ज़मीन बेचता था, तब बगल वाला रुपया जमा करके डीसीएलआर के यहाँ क्लेम करता था कि हमको हक सफा का अधिकार है, बाहरी व्यक्ति नहीं खरीदेगा, हम चूंकि आरी में है तो हम खरीदेंगे। तो इसी तरह का अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया गया। ये दिया गया अगर कोई संयुक्त परिवार का व्यक्ति अपने हिस्सा का जमीन बाहरी व्यक्ति को बेचता है तो वो टुकड़ा होगा। इससे बचने के लिए वो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को ही बेचे। अगर अपने परिवार के सदस्य को किसी वजह से नहीं बेचता है तो जो परिवार का सदस्य उसका चाहता है, उसका पटीदार, शरीकदार, हिस्सेदार को पार्टनर जो भी है, वो चाहता है कि हम ही खरीद लें, तो उसको वो सूचना देगा कि आप कितना में बेचे हैं, किसको बेचे हैं, या बेचने की बातचीत कर रहे हैं, जितना वो देता है उतना हम देते हैं, तो वो केस कर सकता है। तो बिक्री के पहले अगर वो केस करता है तो वो मिसलेनियस केस होता है, छोटा मोटा केस होता है, आवेदन दिया जाता है। और अगर बिक्री कर दिया तो उसके बाद जो केस होता है वो टाइटल सूट होता है। तो दोनों तरह का केस होता है। लेकिन और एक और कानून है इसके अंदर, पार्टीशन एक्ट है, जो घर के लिए लागू होता है। तो दोनों का प्रावधान मिला करके, घर का अगर है तो पार्टीशन एक्ट और जमीन का है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये दोनों एक्ट में हक सफा का अधिकार हिंदू है जो अपना इस्तेमाल कर सकता है। एक पार्टीशन एक्ट है जो बिक्री के बाद लागू होता है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो बिक्री के पहले भी लागू होता है, बिक्री के बाद भी लागू होता है। बिक्री के पहले जो होगा वो मिसलेनियस केस होगा, बिक्री के बाद होगा जो टाइटल सूट होगा। अब इसके बाद प्रश्न आता है झारखंड से, एक है हिमांशु कुमार झारखंड से। ये लिखते हैं, हिमांशु कुमार झारखंड से लिखते हैं कि इनके परदादा जो थे जमींदार थे और इनके पास जमींदारी के बाद कितना जमीन बच गया था इसकी जानकारी नहीं, और अपने परदादा के जमीन के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। इनका पूछने का उद्देश्य यही है कि हम कैसे खोजें और कैसे पता करें कि हमारे दादा का जमीन कितना बचा हुआ है अभी। दूसरा इनका प्रश्न है कि 1943 के पूर्व का सेल डीड है इनके पास, जिसका अभी म्यूटेशन हो सकता है कि नहीं, संभव है कि नहीं। और तीसरा प्रश्न है कि रिटर्न जमाबंदी में 130 एकड़ जमीन है, इनके पास हुकूमनामा भी है 1947 के पहले का, और सेल डीड है 1914 का, 1935 का, 1937 का, 1990 का, और किसी का इनका म्यूटेशन नहीं हुआ। ये
इनका तीनों प्रश्न है, अलग अलग समय में इन्होंने पूछा है और बहुत गंभीर प्रश्न है। तो मैं हिमांशु जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको सबसे पहला सलाह ये देता हूँ कि आप जहाँ पर हैं, जिस शहर में, झारखंड में, वहाँ के स्थानीय अधिवक्ता जो दीवानी मामले यानी सिविल लॉ के सिविल लॉ के प्रैक्टिशनर, सिविल के वकील जो हैं, उनसे आप संपर्क करें और आपके पास जो उपलब्ध कागजात हैं उनको दिखाएं और उनके दिशा निर्देश पर आप आगे कार्रवाई करें। और अगर उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं तो उन्होंने क्या आपको सुझाव दिया आपके कागजात को देखकर, तब उस सुझाव को हमको प्रश्न के रूप में आप बता सकते हैं यूट्यूब पर, या आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। फिर भी हम कुछ सामान्य बातें बताना चाहते हैं जिससे कि आप अपने अभियान में सफल हो सकते हैं। तो अगर आपके परदादा जमींदार थे तब उनका नाम रजिस्टर डी में और खेवट रजिस्टर में होगा। तो आप अपने परदादा के नाम से रजिस्टर डी, खेवट रजिस्टर और खतियान का नकल बाजाप्ता लें। उसके बाद आप अंचल कार्यालय में जाके पता लगाएं कि आपके परदादा के नाम का रिटर्न जमाबंदी फाइल हुआ है कि नहीं। अगर अंचल कार्यालय में नहीं पता चलता है तो DCLR कार्यालय में पता चलेगा, तो उसमें रिटर्न जमाबंदी से पता चलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि कभी का सेल डीड हो, 47 के पूर्व का सेल डीड है तो उस समय तो बिहार सरकार था नहीं, तो 47 के पूर्व का सेल डीड का अगर म्यूटेशन हुआ होगा तो जमींदार के यहाँ हुआ होगा, जो लग्गित में नाम चढ़ता है, लग्गित रजिस्टर बताए थे। और इसके लिए आप पूरा मेरा BT एक्ट का सब लेक्चर सुन लीजिए तो और भी सब सही जानकारी आपको मिल जाएगा। बकास्त का लेक्चर सुन लीजिए तो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। बहुत से लेक्चर है, अगर जानना चाहते हैं, आप बहुत सारा आपका ज़मीन है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लेक्चर सुनना चाहिए और लेक्चर से संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और बल्कि अगर आप ऐसे अधिवक्ता के पास जाते हैं जिनको लगता है कि वो सब पुरानी बातों का, पुराने कानून का उतना ज्ञान नहीं है या पूरा समझ नहीं रखते हैं, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि ये सब वीडियो लेक्चर है, इसको खोजिए, देखिए, इसमें सुनिए, तो वो मेरा लेक्चर सुन करके फिर आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आप उस देखिए। अब जहाँ तक रहा म्यूटेशन का सवाल, तो उस समय म्यूटेशन हुआ होगा जमींदार के यहाँ, और जमींदार के यहाँ म्यूटेशन हुआ होगा तो जमींदार ने फिर रिटर्न जमाबंदी में नाम दिया होगा। अगर वो दूसरे जमींदार का है तो उस जमींदार का देखिए। अगर आपके परदादा जमींदार थे उनका ही किया हुआ है सेल डीड अगर किया हुआ है तो उसके हिसाब से देखिए। जितना भी सेल डीड है आपका जमींदारी जाने के पहले का है, तब आप ये प्रश्न कीजिए कि ये सब खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब का रजिस्टर 2 में किसी भी व्यक्ति के नाम से चढ़ा हुआ है कि नहीं, या आपके खानदान के किसी व्यक्ति के नाम से, ये भी छानबीन करना पड़ेगा। और ऐसे अगर आपको पता नहीं चलता है तो स्थानीय जिस गांव में आपकी ज़मीन है उस गांव के हल्का कर्मचारी से मिलिए और उनको बताइए कि ये सब प्लॉट जो हमारे सेल डीड में है, उसका सेल डीड से और हुक्मनामा से जो भी है सब ज़मीन का चार्ट बना लीजिए, और चार्ट बना करके उस खाता नंबर का आप खतियान निकाल लीजिए और वहाँ के कर्मचारी को वो दिखाइए सेल डीड वाला प्लॉट और खाता नंबर, और ज़मीन पर जाके देखिए कि किसका कब्जा है। अगर उस व्यक्ति का कब्जा है तो उसका कब्जा किस आधार पर है ये कर्मचारी के पास नोट रहता है, बताएगा। और अगर कर्मचारी नहीं बताएगा तो अंचल कार्यालय में उसका म्यूटेशन रजिस्टर से निकाल करके आप पता कर सकते हैं। ये बहुत छानबीन करने की आवश्यकता है, तब आपको डिटेल पता चलेगा। तो इसलिए आप किसी अच्छे वकील से मदद लीजिए, या अगर आप स्वयं पढ़े लिखे हैं और ये सब करने में सक्षम हैं और मेरा लेक्चर सुन के पूरा जानकारी हासिल कर लिए हैं, वेस्टिंग रिटर्न के बारे में, जमाबंदी में क्या क्या होता था, ज़मींदार का क्या अधिकार था, ये सब सुन चुके हैं, अब बकास ज़मीन के बारे में सुन चुके हैं, या अगर नहीं सुने हैं तो फिर से सुन लीजिए, और जब आपका पुख्ता ज्ञान हो जाए और समझ सकते हैं तो उस हिसाब से आप
राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सब जमीन का रसीद किसके नाम से कटता है या रजिस्टर 2 में किसका नाम दिया हुआ है, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। अब एक सत्येंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया है, अपना स्थान और पेशा भी नहीं लिखा है, सिर्फ इनका रिमार्क है वेरी गुड डायरेक्शन। हो सकता है इन्होंने कोई प्रश्न किया हो, मैंने कोई डायरेक्शन दिया हो, तो इन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद फखरुद्दीन साहब हैं, ये विक्रम से प्रश्न करते हैं। इन्होंने अपना पेशा नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रोप्राइटर यानी कि जमींदार या टेन्यूर होल्डर गैर मजरूआ प्रति कदीम जमीन को रखता है तो उसका क्या होगा। दूसरा इनका प्रश्न है जो उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि प्रश्न करने में इन्होंने चूक किया है। वो चूक इसलिए है कि इनका प्रश्न है कि जो जमीन प्रति कदीम जमींदार ने रख लिया उसको किस धारा के अंदर, किस सेक्शन के अंतर्गत सरकार को बंदोबस्त किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है, इसके बारे में ये पूरा व्याख्यान चाहते हैं। और एक इनका अनुरोध है, डिमांड है कि चकबंदी पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाएं। तो सबसे पहले चकबंदी के संदर्भ में हम बताएंगे कि चकबंदी एक अलग गहन विषय है कानून का, और उस पर अगर लेक्चर शुरू करेंगे तो शुरू से अंत तक बताएंगे, जो कि लैंड लॉ सीरीज में ही आता है। तो लैंड लॉ सीरीज पर चकबंदी का लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिए, और वो लेक्चर भी कम से कम 10 लेक्चर होगा लैंड लॉ पर, तब जाके सारे, चूँकि एक प्रश्न के रूप में अभी हम नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जितना भी लैंड लॉ है बिहार का प्रमुख, सब के एक्ट के बारे में शुरू से अंत तक हम सभी गहन बारीक कानूनी बिंदुओं को आम जनता के बीच में सरल भाषा में रख के समझा दें। उसके बाद अगर समय मिलेगा और ये क्रम चलते रहेगा, तब आपको एक एक टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो मिलेगा। अब जैसे चकबंदी क्या है, तो इस पर 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। ये जब लेक्चर सीरीज समाप्त होगा तब टॉपिक वाइज लेक्चर आएगा। इसलिए आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं इस चैनल से, सब लोग इसको लगातार फॉलो करते रहेंगे और अपने आप आपको सारा लेक्चर मिलते रहेगा। और कुछ पुराना लेक्चर है जो आप लोग खोज नहीं पाते हैं, उसको भी आप खोजने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम कुछ जानकार लोगों के संपर्क में हैं जिन्होंने कहा है कि हम उस टॉपिक में हैशटैग लगा देंगे तो खोजने में आसानी होगी, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि आपको और कुछ सुविधा हो खोजने में। अब रहा बात कि गैर मजरूआ प्रति कदीम जमीन जो है मालिक रख सकता है कि नहीं। तो गैर मजरूआ प्रति कदीम, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक, ये सब जमीन, हमारा जो लेक्चर आया बीटी एक्ट का, वो सब जमीन मालिक का ही था, मालिक के कब्जे में रहता था। अब वेस्टिंग के टाइम में मालिक अगर टोटल रख लिया, 100 बीघा मान लिया, 100 बीघा रख लिया, तो जिस दिन वेस्टिंग हुआ उस दिन मालिक का ही उस पर कब्जा था, तो वो जमीन गैर मजरूआ से वो रईती जमीन हो गया, वो मालिक का रईती जमीन हो गया और उसका मालिक सरकार हो गया। अगर उनका कब्जा था, कब्जा का मतलब खास कब्जा, उसमें कुछ करते होंगे, खेती नहीं करके कोई चीज़ भी कुछ करते होंगे, परती पड़ा हुआ था तो परती का मतलब उन्होंने, तो उनका कब्जा था, इस आधार पर वो उसका अधिकारी हो गया और उसका लगान वो निर्धारण करा सकते हैं सरकार से। सरकार को वो बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं और न सरकार उसको किसी को बंदोबस्त कर सकती है। वो जमीन उनका रईती हो गया, ये अपने आप हो गया। ये धारा 4 है
लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का उसके हिसाब से। और जमींदार लोग के लिए अलग से और प्रावधान बनाया गया, वो धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अलग अलग किस्म के जायदाद के लिए, जैसे बाग बगीचा है, तालाब है, मंदिर है, घर है, कचहरी है, गोला है, गंज है, सिनेमा है, फैक्ट्री है, ये सब के लिए कौन कौन जमींदार का रहा और किस शर्त पर रहा। जमींदारी उन्मूलन जो हुआ वो सिर्फ जमींदार का जमींदारी राइट, प्रोप्राइटरी राइट, जिसको हकीयत मिल्कियत कहते हैं, वो सरकार के यहाँ गया। और हकीयत मिल्कियत के साथ अगर कोई चीज़ था तो जैसे उसको बोलते हैं सैराती राइट, उसी में हाट बाजार मेला ये सब लगाने का जो जमींदार का अधिकार था वो सब सैरात कहलाता था। जलकर तालाब पर जो होता था सिंघाड़ा, मछली पालन, मखाना, तो उसको जलकर बोलते थे। अब बाग बगीचा अगर परती जमीन है उसमें बाग बगीचा था, और फल जमींदार लेता था, या रैयत लगा लिया जमींदार के मर्जी से या जमींदार के द्वारा दिए गए अनुमति से, तो वो फल लेता था या उस पर कुछ हिस्सा लेता था जमींदार, तो उसको फलकर बोलते थे। तो इस सब को बोलते हैं सैराइती राइट। वो सैराइती राइट जो है, सैरात से सैराइती बना, सैराइती राइट सभी सरकार में भेस्ट कर गया। तो उसका बंदोबस्त आज देखते हैं, जितना तालाब है या नदी है, मछली पालन के लिए, मछली मारने के लिए सरकार बंदोबस्ती करती है, उसके लिए अलग नियमावली कानून भी बन गया है। उसके लिए अब फिशरी सोसाइटी बन गया है, जो मलाह जाति के लोग जो मछली पालन का काम करते हैं, जाति विशेष के समूह को, उनको सुविधा के लिए उनका जीविकोपार्जन उसी से होता था, तो वो एक ग्रुप बना लिया गया, सोसाइटी पंजीकृत कर दिया गया। अब अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा, शुरू में सबको मिलता था। तो ये सब राइट सरकार को चला गया, बाकी जो जमींदार का राइट है वो जमींदार को आ गया। इसलिए आपका प्रश्न का आंसर यही है कि जमीन रखने की कोई सीमा नहीं थी, जितना जमीन रखा अपने कब्जा में रखा, जिस दिन वेस्टिंग हुआ कब्जा में रखा तो उसका हो गया। अब उसका हो गया तो वो जमीन को खुद रखे, बेच दे, बख्शिश कर दे, किसी को दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार जो है उससे लगान ले सकती है, लगान निर्धारण खरीदार भी करवा सकता है, या जमींदार जो अब रैयत बन गया वो भी लगान निर्धारण करवा सकता है। अगला प्रश्न है शिव कुमार जी का, तो इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया है, स्थान और पैसा नहीं लिखा है, इन्होंने धन्यवाद दिया है, इसलिए हम भी आपको धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद का प्रश्न है पंकज कुमार मिश्रा जी का, इनका पहला अनुरोध है कि इन्होंने खोजा लैंड लॉ का लेक्चर 2 घंटा वाला नहीं मिला। ये पहले भी बराबर प्रश्न किए हैं, कई प्रश्न किए हैं, उनका जवाब दिए हैं, उसी जवाब में हमने रेफरेंस दिया था। तो देखिए ये लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले का है, आप डेट से भी खोज सकते हैं, और आप इसको खोजिए, हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ बिहार। 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है और अंग्रेजी में है। अगर आप अंग्रेजी समझ सकते हैं तो इसको खोल करके, और बहुत अंग्रेजी में भी सिंपल तरीके से बताया गया है, धीरे धीरे बताया गया है। ये चूँकि ऑनलाइन क्लास जजों का हो रहा था उस समय, ही ऑनलाइन क्लास जिसमें लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उस समय का था। तो ये 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, इसमें सारी बात दी है। दूसरा इनका एक अनुरोध है कि गैर मजरूआ के ऊपर नया वीडियो बनाए। गैर मजरूआ के ऊपर नया वीडियो क्या बनाए, जितना मेरा लेक्चर है उसमें अलग अलग संदर्भ में गैर मजरूआ के बारे में बराबर हमने चर्चा किया है। फिर भी आपका अनुरोध है तो आप सीधे समझ लीजिए, उसी को जो पहले बताए हैं दोहराते हैं। मजरूआ का मतलब होता है जिसकी खेती नहीं हो, अनकल्टिवेबल लैंड। और मजरूआ का मतलब होता है कल्टिवेबल लैंड, जिसमें खेती हो, और गैर मजरूआ का मतलब हुआ अनकल्टिवेबल, जिसमें खेती नहीं होती हो। गैर लगने से निगेटिव हो जाता है, तो यही गैर मजरूआ हुआ। तो जमींदारी के समय जब सर्वे हुआ तो सर्वे अधिकारी ने जितना जमीन देखा कि बिना खेती का है तो उसको गैर मजरूआ लिख दिया। तो पहले 2 वर्गीकरण हुआ, खेती के जमीन का मेन फोकस था, खेती के जमीन से ही लगान जमींदार को मिलता था,
इसलिए पहले खेती के ज़मीन पर फोकस किया, तब उसके बाद गैर मजरूआ ज़मीन पर आया। तो फिर गैर मजरूआ में आया दो तरह के, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ मालिक या खास। कहीं मालिक उसी को बोलते हैं, खास उसी को बोलते हैं। तो आप इसको समझने का तरीका बता देते हैं। अगर किसी गांव में, या आप अपने गांव का ले लीजिए, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के किसी व्यक्ति के पास, पुराने जमींदार के परिवार के पास आपके कोई हो अभी, या उनको अस्था पटवारी हो, उनके पास पूरे गांव का खतियान का रजिस्टर रहता था, आज भी उपलब्ध है, बहुत से लोग रखते हैं। और नहीं तो पूरे गांव का खतियान जमींदार हाँ कर्मचारी से मिल सकता है आपको अंचल में। तो उसका बताते हैं तरीका समझने का कि अगर आपके गांव में 100 रैयत थे, तो जब सर्वे बना तो नाम से आ ई के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल रैयत के नाम से खाता नंबर दिया गया। मान लीजिए अमृत प्रसाद कोई थे तो उनका खाता 1 मिल गया। आ के बाद आया आमोद कुमार आ गया तो खाता नंबर 2 हो गया। इसी तरह से बढ़ते चला गया। तो जितना रैयत का खाता 100 रैयत का मान लीजिए है तो 1 से 100 का अल्फ़ाबेटिकल खाता नंबर पड़ गया। और उस खाता में, एक खाता में एक रैयत को 100 जमीन, 100 प्लॉट है, 200 प्लॉट है, 500 प्लॉट, जो भी है सब एक ही खाता में रहेगा। एक मौजा में, एक तौजी में, एक खाता में सारा प्लॉट रहेगा। अब जब सभी रैयत का माने 1 से 100 रैयत का प्लॉट नंबर पड़ गया तो आखिरी जो खाता नंबर हुआ 100, तो उसके बाद 101 खाता होगा, वो गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ खास। और उसके बाद लास्ट खाता 102 होगा गैर मजरूआ आम। और उसमें उस तरह की ज़मीन जिसमें आम जनता का उपयोग होता है वो सब रहेगा, जैसे नदी, नाला, पहाड़, डगर, पैन, अलंग, आहर, पोखर, इस तरह का जो चीज़ है, श्मशान, कब्रगाह, दरगाह, है न, पूजा पाठ का स्थान, मंदिर, देवी स्थान, ब्रह्म स्थान, जितना भी तरह का होता है गांव में, पहले रहता था, अभी भी होता है। अब चारागाह, पहले बहुत जगह चारागाह जानवर चरता था, कुछ नहीं होता था, चारागाह है, जानवर सबका चरता है, तो चारागाह भी रहता था। कुछ खेल का मैदान है, जहाँ बच्चे लोग खेलते थे, तो मैदान हो गया, खेल का मैदान, ये सब गैर मजरूआ आम होता था। तो एक ही खाता में, तो उस गांव में जितना गैर मजरूआ आम हुआ उसका लास्ट खाता नंबर रहेगा। ये खोजने का तरीका है। तो गैर मजरूआ पर इससे ज़्यादा जानकारी की और कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अब गैर मजरूआ खास ज़मीन है तो मालिक का था, मालिक जिसको बंदोबस्त कर दिया फिर उसका हो गया। अगर मालिक ने बंदोबस्त नहीं किया, गैर मजरूआ खास खुद अपने कब्जे में रहा, तो मालिक का ही रह गया। मालिक उसका लगान निर्धारण अपने पक्ष में करा लेगा, आज वो मालिक का रैयती हो गया। लेकिन अगर बंदोबस्त कर दिया तो जो बंदोबस्तदार है उसका हो गया। तो गैर मजरूआ पर इसी तरह का आपका हर लेक्चर में कुछ न कुछ हमने बताया है, और इसका कोई विशेष लेक्चर बनाने का अलग से कोई औचित्य नहीं है। आप इससे अगर संतुष्ट नहीं हैं तो और किस संदर्भ में गैर मजरूआ के बारे में किस व्यक्ति ने क्या प्रश्न पूछा और किस संदर्भ में कौन सा लेक्चर चल रहा था, तो आप अगर और भी कोई प्रश्न है तो वो सब लेक्चर में आप खोजिएगा तो सब मिल जाएगा। नहीं तो हम समझते हैं कि ये जो आज मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है ये काफ़ी है आपके लिए, और जिस उद्देश्य से आप जानना चाहते हैं वो हम समझते हैं कि आपका उद्देश्य की पूर्ति हो गया। गैर मजरूआ में ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी और आजकल के पदाधिकारी लोग को भ्रम है, आवाम जनता जो अभी नया जनरेशन है उसको भी भ्रम है कि गैर मजरूआ का माने सरकार के ज़मीन। गैर मजरूआ का माने न पहले था सरकार का ज़मीन, न आज है सरकार का ज़मीन। गैर मजरूआ अगर आम है तो पब्लिक की ज़मीन है, सरकार सिर्फ उसका संरक्षण करता है। और जहाँ ग्राम पंचायत है तो वहाँ उसका संरक्षण करता, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में ज़मीन जो है सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ग्राम पंचायत के बिना। अगर ग्राम पंचायत और सरकार में विवाद होगा तो ग्राम पंचायत का ही हाथ ऊपर रहेगा, सरकार का नीचे रहेगा। और अगर मालिक और खास है गैर मजरूआ तो मालिक का था वो, अब रैयती जिसका हो गया उसका हो गया।
तो मुख्य रूप से तो इतनी ही बात जानने की है, सरकार की जमीन न कभी थी, कभी न है, न कभी होगा। सरकार को गैर मजरूह आम में उतना ही अधिकार है उपयोग करने का। अगर रोड है तो रोड तो आम जनता का रोड है, रास्ता है, सड़क है, गली है, तो आम पब्लिक भी जाएगा और सरकार का कर्मचारी पदाधिकारी भी उससे जाएगा। हम ही नहीं कह सकते हैं कि इस गांव के पब्लिक का ही रोड है तो हम सीओ बीडीओ को उससे जाने नहीं देंगे, ये सरकार का रोड नहीं है। आम में सबको इस्तेमाल करने का अधिकार है, उसमें सरकार और जैसे जमींदारी के समय में आम आदमी और प्लस सरकार, सरकारी पदाधिकारी सबका